राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज क्लास 9 का NCERT पढ़ने वाले हैं। उसमें है फर्स्ट चैप्टर सेल यानी कोशिका। अब चलते हैं कोशिका का, इसका निचोड़ ऑपरेशन करते हैं इसको। फर्स्ट कोशिका का खोज किसने किया था? पहले देखते हैं कुछ बेसिक, यानी ये बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर बोलेगा कि बायोलॉजी जो अरस्तु थे, इनकी एक पुस्तक था, वो पुस्तक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिया एनिमलियम था, जो कि उसमें 500 जो थे उन जंतुओं के बारे में उन्हें क्या किए थे? उनका ग्रहण किए थे, उनके बारे में जाने थे। और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। बोलेगा फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और बोलेगा बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था किसने? तो लेमार्क और ट्रेविलियनस ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविलियनस। लेमार्क जो थे ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। और ट्रेविलियनस जो थे वो जर्मनी के थे। कब दिए थे? तो 1801 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1801 ईस्वी में दिए थे। बायोलॉजी जो है 2 भागों में बांटा गया था। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया था? 2। एक था बोटनी और एक था जूलॉजी। एक था बोटनी और एक क्या था? जूलॉजी था। बोटनी बोटनी जो है ग्रीक शब्द का भाषा था। बोटनी क्या था? ग्रीक शब्द का भाषा था। और बोटनी में क्या होता था? पेड़ पौधे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन बोलेगा जूलॉजी में क्या करते हैं? तो जूलॉजी में हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और ये वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक क्या था? तो हिस्टोरिया प्लेटेनम था। कौन था? हिस्टोरिया प्लेटेनरम था। क्या था? हिस्टोरिया प्लेटेनरम था। किसका था? तो ये थियोफ्रेटस का था। ये इन्होंने भी 500 पेड़ पौधे को क्या किया थे? 500 पेड़ पौधे के बारे में उनकी जानकारी प्रदान किए थे। क्या किए थे? जानकारी प्रदान किए थे। बोलेगा हिस्टोरिया एनिमेलिया का लेखक किसने? जो हिस्टोरिया एनिमल, इनका पुस्तक अरस्तु का पुस्तक क्या था? तो हिस्टोरिया एनिमल इनकी पुस्तक कौन था? तो इनका लेखक कौन था? तो अरस्तु था। अब बोलेगा अरस्तु का गुरु कौन था? तो अरस्तु का गुरु जो था वो प्लूटो थे। अब बोलेगा अरस्तु का गुरु कौन था? तो प्लूटो थे। कौन थे? प्लूटो थे। अब बोलेगा प्लूटो का गुरु कौन थे? तो सुकरात था। बोलेगा कौन था? सुकरात था। कौन था? सुकरात था। अब चलते हैं कोशिका यानी सेल। जो सेल है, ये सेल किससे मिलकर बना है? तो सेल से बनेगा टिश्यू। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? और टिश्यू से बनेगा कोशिका से बनेगा उत्तक। उत्तक से बनेगा अंग। अंग से क्या बनेगा? अंगतंत्र। अंगतंत्र से क्या बनेगा? बॉडी बन जाएगा। क्या बनेगा? बॉडी बन जाएगा। क्या बनेगा? अंगतंत्र से मिलकर क्या बन जाएगा? बॉडी यानी शरीर। बोलेगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर का क्या है? तो कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होता है, मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और इनकी एक रॉबर्ट हुक का पुस्तक का नाम क्या था? तो मैक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? मैक्रोग्राफिया था। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? मैक्रोग्राफिया था। क्या था? मैक्रोग्राफिया था। क्या था? मैक्रोग्राफिया था। क्या था? और बोलेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किए थे। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किए थे। लीवेनहॉक ने कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? लीवेनहॉक ने कोशिका का खोज किसने किया था? 1674 ईस्वी में किए थे। जंतु कोशिका का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम तो लीवेनहॉक ने ही किए थे। बोलेगा जंतु कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किए थे। बोलेगा आरबीसी का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने ही किए थे। लीवेनहॉक ने क्या क्या चीज का खोज किए थे? यहाँ पे देखते हैं। लीवेनहॉक
लीवेनहॉक जो थे ये आरबीसी का भी खोज किए थे। आरबीसी का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। और ये जो थे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज भी लीवेनहॉक ने किए थे। और फिर जीव विज्ञान का जनक किसे कहा था? तो लीवेनहॉक या लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा था? लीवेनहॉक को कहा जाता है। जंतु कोशिका का खोज किसने किया था? जंतु कोशिका का खोज भी लीवेनहॉक ने किया था। जंतु कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। बोलेगा सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा था? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा था? लीवेनहॉक को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा था? लीवेनहॉक को कहा जाता है। फिर यहाँ पे था कि नर युग्मक का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। नर युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक यानी नर युग्मक का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और फिर बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? तो शुतुरमुर्ग कांडा। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा? शुतुरमुर्ग कांडा है। कौन सा? शुतुरमुर्ग कांडा, जो कि लगभग 2 kg का होता है। कितना का होता है? लगभग 2 kg का होता है। फिर बोल देगा कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। फिर बोल देगा सब शरीर मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है, जो कि एक किसमें होता है? फीमेल में होता है, मादा युग्मक है। और फिर बोल देगा सबसे छोटी मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है, जो कि ये नर में है। क्या है? नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। बोलेगा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तो कौन सा? तो तंत्रिका कोशिका, जो कि मस्तिष्क में है। बोलेगा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहाँ है? तो तंत्रिका कोशिका, जो ये कहाँ है? मस्तिष्क में है। कहाँ है? मस्तिष्क में है। ये पादप बोलेगा इसका निचोड़ हम एकदम बता रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत लाइन कोशिश किए थे कि लाइन बाय लाइन आप लोग को लिखे, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हम निचोड़ आपको पादप कोशिका पादप बोलेगा पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो चारकोर की तरह होता है। बोल देगा पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चारकोर की तरह होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चारकोर की तरह होगा। वही बोल देगा जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल होता है। बोलेगा जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो गोल होता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो पादप कोशिका का जो आकार होता है वो चारकोल की तरह होता है। पादप कोशिका जो है, ये पादप कोशिका, इसकी राजधानी बहुत बड़ी होने के कारण पादप कोशिका की राजधानी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण पादप कोशिका के केंद्रक में नहीं पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक के बीच नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? राजधानी बहुत छोटा है, इसीलिए जंतु कोशिका में राजधानी पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में राजधानी नहीं पाया जाता है। जब पादप कोशिका की सबसे बड़ी बाहरी पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जो कि ये पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये इन जो होते हैं पेड़ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति बोलेगा जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। फिर था यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कोशिका। ठीक है, यहाँ पे कोशिका जो है ये 3 में होता है। एक जीव द्रव, क्या होता है? जीव द्रव। और फिर होता है कोशिका द्रव। क्या होता है? जीव द्रव, कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव। क्या होता है? केंद्रक द्रव। जीव द्रव जो होता है, जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो पुरकुंजे ने किया था। कब किया था? तो 1839 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। किसने किया था? पुरकुंजे ने किए थे। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकुंजे ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किए थे। और फिर बोल देगा कि कोशिका का खोज कोशिका द्रव, तो ये जो जीव द्रव है, ये जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। जीव द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। क्या था? केंद्रक द्रव के बीच में पाया जाता है। वही बोल देगा कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। किसके? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव पाया जाता है। और बोल देगा केंद्रक द्रव कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव जो होता है वो
केंद्रक के अंदर के द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर वाले द्रव में क्या पाया जाता है? कोशिका केंद्रक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बोलेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वाइन ने दिए थे। किसने दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वाइन ने दिए थे। और इन्होंने यह कहने में असमर्थ रह गए कि इन्हें कोशिका का सिद्धांत तो दिए थे, लेकिन इन्हें असफल बताया गया। क्यों बताया गया? तो कि यह नहीं कह पाए कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। और ये बोलेगा तो ये बताया कौन था? तो रोनाल्ड विर्चो ने बताए थे। किसने बताए थे? कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व ईशित कोशिका से होता है। तो कोशिका सिद्धांत का जो विशेषता था, वो विशेषता क्या क्या था? तो इन्हें बोला गया था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी स्थित कोशिका से होता है। किससे होता है? पुरानी स्थित कोशिका से होता है। और कोशिका जो प्रत्येक कोशिका का शरीर जो होता है, प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया में होता है उसे केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता करता है। केंद्रक का क्या करता है? जिससे होता है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, कोशिका का निर्माण हुआ ना जिस क्रिया से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसमें केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता होता है। क्या होता है? केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता होता है। बोल देगा कोशिका का सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कोशिका का विभाजन जो होगा वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और बोलेगा सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है। सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो ब्रेन में होता है। बोलेगा सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो ब्रेन में होता है। और यहाँ पे आता है कोशिका यानी सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका जो होता है कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका दो होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। ये यानी यूनिसेलुलर और ये मल्टीसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय में कौन कौन सा आएगा? तो जीवाणु आता है। एक कोशिकीय में क्या आएगा? जीवाणु आएगा। और साइनोबैक्टीरिया आएगा। फिर साइनोबैक्टीरिया आएगा, जीवाणु आएगा। जीवाणु में क्या होता है? सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। जो नील हरित शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। और बोलेगा जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किए थे। और ये बोलेगा वायरस जो होता है, वायरस क्या होता है? तो मृत कोशिका होता है। वायरस क्या होता है? तो वायरस जो होता है मृत कोशिका होता है। वायरस क्या होता है? मृत कोशिका होता है। और वायरस का खोज किसने किया था? तो बोलेगा इवानो विस्की ने किया था। इवानो विस्की ने किया था। बोला वायरस का खोज किसने किया था? तो इवानो विस्की ने किया था। किसने किया था? इवानो विस्की ने किया था। और किसमें किया था? तंबाकू के पौधे में किए थे। किसमें किया था? तंबाकू के पौधे में किए थे। और तंबाकू में बोलेगा कौन सा रोग होता है? तो तंबाकू में कौन सा रोग होता है? मोजेक नामक रोग होता है। तंबाकू में कौन सा रोग होता है? मोजेक नामक रोग होता है। तंबाकू में कौन सा रोग होता है? मोजेक नामक रोग होता है। किसमें होता है? तो तंबाकू में होता है। और जो विषाणु वायरस जो है वो अगर वर्तमान वातावरण में है तब तक वो मृत है। वायरस जो है वातावरण में है तब तक वो मृत है, लेकिन जैसे ही कोई शरीर में प्रवेश कर गया तो क्या हो जाता है? वायरस जीवित हो जाता है। शरीर में प्रवेश करते ही वायरस क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। और जब तक वातावरण में है क्या है? मृत रहता है। जब तक वातावरण में क्या रहता है? मृत रहता है। और बोलेगा जो सजीव एवं निर्जीव के बीच योजक कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव, सजीव और प्लस निर्जीव, सजीव और निर्जीव के योजक कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव के योजक कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। और बोलेगा विषाणु जो होता है, विषाणु के बाह्य आवरण किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। विषाणु का जो बाह्य आवरण है किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। विषाणु का बाह्य आवरण किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। बाह्य आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जैसे कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकांग कौन कौन से है? तो कोशिकांग जो होते हैं वो कोशिका द्रव में क्या रहते हैं? तैरते रहते हैं। जैसे कोशिकांग को हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिकांग में आ जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। क्या आ जाता है? कोशिका झिल्ली। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, अंतःद्रव जालिका, फिर केंद्रिका, तारकाय, लवक, गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए आएगा। क्या आएगा? डीएनए और आरएनए आएगा। क्या आएगा? डीएनए और आरएनए आएगा। आरएनए आएगा। ये सब क्या आता है? तो कोशिकांग में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और किसमें किया था, तो कॉर्क के बीच के छाल में किए थे। देखा, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किए थे। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। अब बोलेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया था। केंद्र का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। पुरकुंजे ने क्या किया था, तो जीवद्रव का खोज किए थे। कब किया था, 1839 ईस्वी में किए थे। और 1848 या 1849 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत बताए थे। किसने दिए थे, कोशिका के स्लाइडेन स्वयं ने दिए थे 1800। और ये रोनाल्ड बिर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत आगे बढ़ाया था। इन्होंने ही असफल बताया था। इन्होंने क्या बताया था, स्लाइडेन स्वयं को असफल बताया था। और जीव मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य को। 1940 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन के बाद क्या किया था, जटिल संरचना बहुत ही अंगों का किया गया था। कोशिका भित्ति, देखिए जो कोशिका भित्ति है, एक देखिए हम यहाँ एक कोशिकीय बहुकोशिकीय आपको बताए थे। इधर जितना लिखा हुआ हम सब आपको उतना उसमें बता दिए हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति सेलुलोज या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति के बाहरी आवरण जो होते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये पादप की बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति होता है। और सेकेंड जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है। सेकेंड लेयर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। ये कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। और ये क्या होता है, कोशिका जो भित्ति जो होता है ये निर्जीव और मृत होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव और मृत होता है। और इसका मुख्य कार्य है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है, कोशिका भित्ति क्या करता है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्या होता है, तो कोशिका भित्ति जो सेलुलोज का बना होता है वो क्या होता है, पराग में होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, जो सेलुलोज होता है क्या होता है, पराग में होता है। क्या होता है, पराग में होता है। क्या होता है, पराग में होता है। और कब बोलेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक बोलेगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बोल देगा कि कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। फिर बोलेगा शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टोग्लाइकिन के बने होते हैं। बोलेगा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टोग्लाइकिन की बनी होती है। किसके होता है, पेप्टोग्लाइकिन का बना होता है। फिर बोल देगा कि कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी किसका होता है, तो लाइकेन का होता है। कवक और शैवाल के बीच योजक कड़ी जो होता है, कवक और शैवाल के बीच जो योजक कड़ी होता है किसका बना होता है, तो कवक और शैवाल के बीच जो योजक कड़ी होता है वो किसका बना होता है, तो ये लाइकेन का होता है। किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइकेन के अध्ययन को हम लोग लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। बोलेगा लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और कोशिका के निर्माण में सेलुलोज, जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और काइटिन और फिर क्या होता है, लिग्निन, ये सब क्या होता है, शामिल होते हैं। सब क्या होता है, शामिल होते हैं। ये सब क्या होता है, शामिल होता है। यहाँ पे लिखा गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपराग में होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपराग में होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो अर्धपराग में होता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपराग में होता है। अर्धपराग में कहने का अर्थ है कि जो
एक प्रकार की जैविक झिल्ली है। क्या? एक प्रकार की जैविक झिल्ली है जो कुछ अणुओं और आयनों को अपने से होकर पार होने देता है, लेकिन जबकि अन्य को पार होने नहीं देता है। जैसे कि अर्धपराग में जहाँ होगा वहाँ परासरण की क्रिया होगी। अर्धपराग में जहाँ होगा वहाँ परासरण की क्रिया होगी। परासरण मतलब जैसे कि किशमिश का फूलना। किशमिश का फूलना क्या है? परासरण है। फिर चना का फूलना क्या है? परासरण है। क्या है? परासरण है। एक कम पानी जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपराग में झिल्ली होता है। जब क्या होता है? अर्धपराग में झिल्ली होता है। फिर उसके बाद है कुछ पदार्थ जैसे कि कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और लेकिन वही पादप कोशिका में वो सेकेंड लेयर पे होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? सेकेंड लेयर पे होता है। कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? 1959 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1959 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1959 ईस्वी में दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। और बोलेगा नामकरण किसने किया था? तो वेंडा ने किया था। नामकरण किसने दिया था? तो वेंडा ने दिया था। और ये कैसी झिल्ली होती है? तो दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली होती है? तो दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? तो अंगुलीनिमक संरचना की तरह होता है। क्या होता है? जिससे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। जिससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहलाता है। और इसमें 38 एटीपी के रूप में क्या करता है? ऊर्जा को संरक्षण करता है। कितने में करता है? 38 एटीपी के रूप में करता है। जिसे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा को प्रदान करता है। और इसे ही हम लोग पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। और जिस माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्रेब्स चक्र जिस क्रिया में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्रेबस चक्र जिस क्रिया में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में हम डीएनए खुद का इसका डीएनए और आरएनए इसका खुद का डीएनए और आरएनए होता है। इसमें क्या खुद का डीएनए और आरएनए होता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो अर्ध कोशिकांग कहलाता है। क्या कहते हैं? अर्ध स्वातः कोशिकांग कहलाता है। क्या कहते हैं? अर्ध कोशिकांग स्वातः कहलाता है। यह जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी पौधे में पाया जाता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणु और नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी समस्त जीवों में समस्त कोशिकाओं में पाया जाता है। समस्त जीव की कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि मोनेरा को छोड़कर मोनेरा में नहीं पाया जाता है। क्या था? मोनेरा में नहीं पाया जाता। और श्वसन दो प्रकार की होते हैं। श्वसन जो होता है श्वसन इसमें वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है? तो वायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन? तो वायवीय श्वसन होता है। वायवीय मतलब होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने होते हैं? श्वसन जो होते हैं श्वसन वो दो होते हैं। श्वसन दो होते, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे कि इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करता है। और ये अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में बदल जाता है। पायरुवेट में बदल जाता है। किस में बदलता है? पायरुवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पायरुवेट में बदल जाता है। और ये इसमें जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में टूटता है। इसमें ग्लूकोज किस में टूटता है? तो कोशिका द्रव में टूटता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। जिसमें कोशिका द्रव में टूटता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसमें दो भागों में जैसे कि पायरुवेट जो होता है वो 3 अणु का होता है, 3 कार्बन अणु होता है। और ग्लूकोज 6 कार्बन अणु होता है। ग्लूकोज कितना होता है? 6 कार्बन अणु होता है। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। कितना? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। किसका फार्मूला होता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और ये जो होता है ग्लूकोज ये यह 3 कार्बन वाले अणु होता है। और ये काफ़ी क्या होता है? कम ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करता है। और इस क्रिया में क्या होता है? जहाँ यह क्रिया जहाँ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन यानी ईस्ट जो होता है कोशिका में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? लाइसोसोम
लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम जो है वो दोहरी झिल्ली होता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो दोहरी झिल्ली होता है। लाइसोसोम क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम केवल जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। बोलेगा लाइसोसोम जो है केवल जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम यह क्या करता है, तो इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है और कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम किसे कहता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन स्तनधारी और मैमेलियंस के आरबीसी में पाया जाता है। स्तनधारी और मैमेलियंस के स्तनधारी और मैमेलियन के आरबीसी में पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहता है, आरबीसी का कब्रिस्तान लाइसोसोम को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहता है, तो लाइसोसोम को भी कहा जाता है। और इसका बोलेगा लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी या अथवा या कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। बोलेगा लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो ये गोल्जी का या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और यह नष्ट होकर क्या करता है, अगर कोशिका सारे नष्ट हो जाते हैं तो क्या कैंसर के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है, ये कैंसर के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। कैंसर के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। जो ये लाइसोसोम जो है वो नष्ट होकर क्या करता है, कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका के विभिन्न पदार्थों को क्या करना, पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के विभिन्न कार्यों को क्या करना, पाचन करना। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम का खोज पहले किया था किसने, तो रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। रॉबिन्स और किसने किया था, ब्राउन ने किया था। और जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो पैलेडकर ने किया था। किसने किया था, पैलेडकर ने किया था। बोलेगा सबसे जो राइबोसोम है यह सबसे छोटी कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है, छोटी कोशिकांग है। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है। सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है। और बोलेगा यह प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहता है, राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम जो होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे होता है, राइबोसोम प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। इसे क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। इसे क्या कहता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। इसे क्या कहता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पे फिर है अंतःप्रज्वलिका का पाया जाता है किसमें, तो जो राइबोसोम होता है यानी जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होते हैं, खुदरी और एक चिकनी होता है। तो खुदरी में क्या होता है, तो राइबोसोम पाया जाता है और चिकनी में क्या होता है, वसा पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है एक 70S होता है और एक 80S होता है। कितना होता है, 80। 70S में होता है, जो 70S में 50 और 30 होता है। कितना, 50 और 30 होता है। 50 और 30 होता है। 80S में कितना, 60 और 40 होता है। 80S में कितना होता है, 60 और 40 होता है। और ये इसमें जो होता है ये 70S में ये क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्या, तो 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये क्या होता है, अल्प विकसित होता है। इसका कोशिका जो होता है अल्प विकसित, इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका में किसी अल्प विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है जो कि कोशिका पाया जाता है और इसमें क्या होता है, विकसित होता है। इसमें क्या होता है, विकसित होता है। जो राइबोसोम जो है इसे क्या कहते हैं, तो राइबोसोम को दो सब यूनिट भी जोड़ने का काम करता है, जिसमें मैग्नीशियम आयरन होता है। क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम आयरन होता है। जो यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, यहाँ इसमें कौन सा आयरन होता है, तो मैग्नीशियम आयरन होता है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका खोज किसने किया था, तो पोल्टेरनर ने किया था। किसने किया था, तो पोल्टेरनर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने था, पोल्टेरनर ने किया था। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहरी और अंदर आने जाने का क्या करता है, निरंतर, इसका कार्य क्या है, आने जाने वाले को निरंतर रखता है। क्या करता है, और ये कोशिका भित्ति और कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण में क्या करता है, निर्माण करता है। ये क्या करता है, केंद्रक आवरण का क्या करता है, निर्माण करता है। गोल्जी का है इसमें, यहाँ पे गोल्जी का उपकरण, गोल्जी का जो होता है वो गोल्जी का खोज किसने किया था, तो गोल्जी का खोज किसने किया था, कैमेली गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमेली गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमेली गोल्जी ने किया था। और ये बोलेगा गोल्जी का जो होता है इसका यातायात प्रबंधक कहा जाता है। गोल्जी का क्या कहता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस किससे कहा जाता है, तो गोल्जिकाय को कहा जाता है। बोला गया नील हरित शैवाल या जीवाणु बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों में क्या होता है, तब पाया जाता है। पौधे में गोल्जिकाय जो होते हैं, पौधे का गोल्जिकाय ये डिक्टियोसोम का भी कहा जाता है। पौधे में गोल्जिकाय को क्या कहता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम कहा जाता है, क्या कहता है, डिक्टियोसोम क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। पौधे में गोल्जी क्या कहता है, डिक्टियोसोम का। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इंजाइम का स्त्राव करना। गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है, तो इंजाइम का स्त्राव करना। क्या है, इंजाइम का स्त्राव करना। क्या करना, इंजाइम का स्त्राव करना, इंजाइम का स्त्राव करना। तारा का है इसमें तारा का है। लाइसोसोम बता दिए, आरबीसी ड्राइवोसोम बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए, कोशिका द्रव बता दिए, फिर ये बता दिए। अब कौन सा बच्चा है, चिकनी भी बता दिए। अब ताराकाय क्या होता है, तो ताराकाय जो होता है, ताराकाय का खोज किसने किया था, तब बोबेरी ने किया था। बोलेगा ताराकाय का खोज किसने किया था, तो बोबेरी ने किया था। ताराकाय का खोज किसने किया था, बोबेरी ने किया था। और ताराकाय का मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। ताराकाय जो होता है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ पादप कोशिकांग जैसे कवक, शैवाल में पाया जाता है। क्या, कवक और शैवाल में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायित्व होता है। बोलेगा कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायित्व कौन सा होता है, तो ताराकाय होता है। यानी कौन सा होता है, ताराकाय होता है। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायित्व कौन सा होता है, ताराकाय होता है। बोलेगा सबसे अधिक पाया जाता है किस में, तो लीवर में होता है। सबसे कम किस में होता है, तो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में नहीं के बराबर होता है। मस्तिष्क में क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो होता है रिजनरेशन पावर किस में होता है, तो लीवर में होता है। रिजनरेशन पावर किस में होता है, लीवर यानी जीवर में होता है। लेकिन सबसे कम बोल देगा तो कहाँ होता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ, तो ग्रेनुअल कोशिका में। कहाँ होता है, ग्रेनुअल कोशिका में। मस्तिष्क के कहाँ, ग्रेनुअल कोशिका में होता है। कहाँ, ग्रेनुअल कोशिका में होता है। जैसे केंद्रक, अब यहाँ पे क्या बचा, केंद्रक। तो केंद्रक जो है, केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बोलेगा केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। और कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को ही कहा जाता है। दिमाग किसे कहा जाता है, तो दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। इसमें कोशिका का निरंतर कम से कम मतलब क्या होता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल रूम जो होता है ना, कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। क्या होता है, यह सबसे जो केंद्रक होता है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। और इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है, तो गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें डीएनए सबसे अधिक होता है। डीएनए कितना होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए इसमें लगभग 10% होता है। कितना, 10% होता है। कितना होता है, 10% लगभग होता है। केंद्रक का केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक का केंद्रक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो केंद्रिका को कहा जाता है। बोलेगा केंद्रक का केंद्रक किसे कहा जाता है, केंद्रिका को कहा जाता है। और केंद्रिक कोशिका में विभाजन
का तात्पर्य केंद्रक के विभाजन से होता है। बोलेगा कोशिका का विभाजन किससे होता है? तो कोशिका में विभाजन तात्पर्य केंद्रक के विभाजन से होता है। किससे होता है? केंद्रक का विभाजन से होता है। जैसे कोशिका का विभाजन में केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन में किसका होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में किसका होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे कि गुणसूत्र, यहाँ पे आएगा गुणसूत्र, गुणसूत्र के बाद क्या आएगा? तो डीएनए, डीएनए के बाद क्या आएगा? जीन आएगा, डीएनए के बाद क्या आएगा? जीन आएगा, जीन आएगा। जैसे क्रोमैटिन केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? तो जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? तो कोशिका प्रोकैरियोटिक झिल्ली में जो होता है, प्रोकैरियोटिक में उससे कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली क्या होता है? पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में बोलेगा कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो नहीं, यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होता है इसमें अल्प विकसित होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति क्या होता है? विकसित होता है। जैसे मेमेलियन का स्तनधारी, मेमेलिया स्तनधारी में आरबीसी का केंद्रक नहीं पाया जाता। बोलेगा मेमेलियन स्तनधारी में आरबीसी स्तनपायी के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जैसे अपवाद में ऊंट और लामा है। क्या? ऊंट और लामा है। मेमेलियन में डब्ल्यूबीसी के केंद्रक पाया जाता है। मेमेलिया में क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी के केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया किसमें होता है? तो कैरियो काइनेसिस में होता है। किस में होता है? कैरियोकाइनेसिस में होता है। किस में होता है? तो ये बोलेगा कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया किस में होता है? तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया किस में होता है? कैरियोकाइनेसिस में होता है। किस में होता है? रसधानी, यहाँ पे है रसधानी, इसमें नहीं है। यहाँ पे आते हैं रसधानी पे, ये सब तो बता दिए हैं। रसधानी, रसधानी जो होता है ये क्या होता है? तो रसधानी यह निर्जीव कोशिकांग में होता है। क्या होता है? एकमात्र कोशिकांग है जो जो क्या होता है? मृत होता है। क्या होता है? ये मृत होता है। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत क्या होता है? बड़ा होता है। पादप कोशिका में बोल देगा, पादप कोशिका में जो होता है रसधानी क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन जंतु कोशिका में जो होता है क्या होता है? सबसे छोटा छोटा होता है और ये क्या करता है? तो कोशिका में जल का संग्रह करता है। रसधानी का कार्य क्या करता है? तो ये जल का संग्रह करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, रसधानी जो होता है ठोस और द्रव पदार्थों में संग्राहक थैलियाँ, जैसे कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है लेकिन पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, जिसके कारण ये क्या होता है? इसमें 90%, 50 से 90% क्या होता है? यहाँ पे प्लास्टिक यानी लवण, लवक, ये तो नहीं पता था। लवक का खोज किसने किया था? तो हेक्सेल ने किया था। लवक का खोज किसने किया था? यहाँ पे देखिए लिखा है लवक का खोज, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, कुछ कुछ नहीं लिखा है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे लिखने मुझे नहीं बनता, नहीं तो और डीपली बताते हैं। प्लास्टिड केवल पादप में स्थित होता है। ये जो दो प्रकार के होते हैं, क्रोमैटिक जो होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसके श्वेत होता है, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट जो रंगीन होता है। इसमें से क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। जैसे कि पौधे का क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही क्या होता है? आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के लिए अतिरिक्त पीले और नारंगी वर्णक के लिए भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्राथमिक रूप अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। जो बोलेगा कि प्लास्टिड यानी लवा का खोज किसने किया था? तो लवा का खोज किसने किया था? हैलेक्स ने किया था। कब किया था? तो 1865 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में हैलेक्स ने किया था। किसने किया था? हैलेक्स, हैकेल, किसने किया था? हैकेल ने किया था। किसने किया था? हैकेल ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। और लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सिम्पर ने किया था। कितना किया था? सिम्पर ने किया था। प्रयोग बोल देगा तो किसने किया था? सिम्पर ने किया था। किसने किया था? सिम्पर ने किया था। बोल देगा रंग का जो 3 आधार होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और फिर होता है एक होता है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। कितने होते हैं? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, यही 3 होता है। तो हरित लवक जो होता है उसमें कलर होता है। हरित लवक में क्या होता है? कलर होता है।
और ये जैसे कि हरित लवक, ये हरे रंग के होते हैं, लवक होते हैं। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा। जैसे कि इसकी पत्तियाँ हरा रंग प्रदान करता है, तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसमें इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या करता है, तो CO2 और जल लेता है और हमें ग्लूकोज देता है बनाकर। क्या देता है? हमें ग्लूकोज, जैसे C6H12O6 और प्लस क्या देता है? O2 और ऊर्जा देता है, C6H12O6। और फिर क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। पेड़ पौधे जो श्वसन में हमेशा क्या करता है? वो लेता है और काफ़ी मात्रा में क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। और जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में O2 लेता है और काफ़ी मात्रा में क्या करता है? वो ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है। जैसे हो गया वर्णील लवक, ये तो हो, ये अभी हम बताएं हरित लवक। अब हो गया वर्णील लवक। वर्णील लवक जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट, ये फल और फूल के रंग को प्रदान करता है। ये क्या करता है? तो फल और फूल के रंग को क्या करता है? प्रदान करता है। जैसे चुकंदर का लाल होना, यानी टमाटर का लाल होना, पहले टमाटर का लाल होना लाइकोपीन के कारण। टमाटर किसके कारण लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। बोलेगा चुकंदर का लाल होना तो विटामिन के कारण होता है। चुकंदर किसके कारण लाल होता है? तो विटामिन के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन के कारण होता है। चुकंदर किसके कारण लाल होता है? तो विटामिन के कारण होता है। बोलेगा गाजर किसके कारण लाल होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। बोलेगा मिर्च का लाल होना तो कैप्साइसिन के कारण होता है। बोलेगा दूध का सफ़ेद रंग किसका होता है? केसिन के कारण होता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? कुरकुमिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जेथिन के कारण होता है। किसके कारण? कैरेक्थोजेनिन के कारण होता है। जैसे कि अवर्णी लवक में क्या होता है? तो लिकोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? इसमें रंग नहीं होता। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है ये जो अवर्णी लवक है, ये अवर्णी लवक ये क्या होता है? तो ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? ये रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता है। यह जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। तथा यह भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में भोजन को स्टोर करता है? तो स्टार्च के रूप में करता है। बोलेगा लवक जो है, लवक, ये लवक में खुद का DNA और RNA राइबोसोम में होता है। जैसे कि इस खुद का DNA और RNA और राइबोसोम होता है, उसे मिलकर क्या कहते हैं? अर्धस्वतः अंग कहता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA, RNA और राइबोसोम था, इसीलिए उसे क्या कहते थे? तो अर्धस्वतः अंग कहते थे। जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक क्या प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? तो यह अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अल्प विकसित होता है। जबकि बोल देगा यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक क्या होता है? विकसित होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? विकसित होता है। और बोल देगा ये प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। और कोशिका भित्ति जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। इसमें कोशिका भित्ति किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। कोशिका भित्ति किसका? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज का होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो सेलुलोज का होता है। बोलते कि इसमें राइबोसोम कितना होता है? तो 70 रेस होता है। इसमें राइबोसोम कितना होता है? 70 रेस होता है। इसमें कितना होता है? 80 होता है। इसमें 30, इसमें कितना होता है? तो 50 और 30 होता है। इसमें कितना? 50 और 30। इसमें 60 और 40 होता है। इसमें कितना होता है? 60 और 40 होता है। फिर यहाँ पे जो होता है DNA, ये एक कुंडली होता है। इसमें यूकैरियोटिक में DNA क्या होता है? एक कुंडली होता है। इसमें DNA क्या होता है? एक कुंडली होता है। इसमें DNA क्या होता है? एक कुंडली होता है। फिर इसमें बोल देगा यूकैरियोटिक में क्या होता है? तो यूकैरियोटिक में DNA पूर्ण विकसित होता है, यानी द्विकुंडली होता है। इसमें DNA क्या होता है? तो इसमें DNA जो होता है ये द्विकुंडली होता है। क्या होता है? द्विकुंडली होता है। और इसमें क्या होता है? एक कुंडली होता है। लाइसोसोम
मिटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का, अंतःप्रज्वलिका और तारका, इसमें किस में होता है? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? तो पाया जाता है। इसमें प्रायः जीवाणु और नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। बोलेगा प्रोकैरियोटिक में क्या होता था? प्रोकैरियोटिक में जीवाणु और नीलहरित शैवाल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? जीवाणु और नीलहरित शैवाल पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में मानव, पक्षी, मत्स्य, कीट, उभयचर, पेड़ पौधे सभी पाए जाते हैं। इसमें मोनेरा जगत आता है। प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? तो मोनेरा जगत आता है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? तो मोनेरा जगत आता है। इसके बाद है हम लोग अभी इसमें क्या किए थे? अब गुणसूत्र पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सारा कंप्लीट इधर कर दिए। छोड़िए, इसमें कहाँ कहाँ पे दिया है कोई पता ही नहीं। यहाँ पे है गुणसूत्र। गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम। बोलेगा क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? तो स्टार वर्गस ने किया था। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। किसने किया था? तो 1875 ईस्वी में क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? स्टार्स वर्गस ने किया था। किसने किया था? स्टार्स वर्गस ने किया था। एक सिस्टमेटिक बेस से पढ़ने से क्या होता है? तो याद हो जाता है, इसीलिए हम सिस्टमेटिक बेस से पढ़ा रहे हैं। पता नहीं इसमें कहाँ कहाँ से लिखा, लेकिन हम क्या किए थे? उसको सिस्टमेटिक बेस से सीरीज बना थी, कर लिए थे। ये जो है डीएनए, यह क्या कहता था? डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। जो ये होता है क्रोमोसोम, डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। यहाँ पे क्या था? डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स का बना होता है। और डीएनए जो होता है अनुवांशिक गुण का क्या होता है? वाहक होता है। जैसे अनुवांशिक शब्द दिया था, किसने किया था? तो वाटसन ने दिया था। बोलेगा अनुवांशिक का जनक किसे कहता था? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिक का जनक किसे कहता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसे कहता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बोलेगा अनुवांशिक का जनक किसे कहता था? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बोलेगा डीएनए का खोज किसने किया था? तो क्रॉस वर्ग ने किया था। किसने किया था? क्रॉस वर्ग ने किया था। और डीएनए की डबल हेक्सेल मॉडल किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का जो था डबल मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अरविंद खुराना ने किए थे। किसने किया था? अरविंद खुराना ने किया था। और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में दिया गया था। अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में दिया गया था। जैसे कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं, लेकिन जोड़ा बोल देगा तो 23 जोड़ा होता है। कितने जो मानव शरीर में गुणसूत्र कितना होता है? 46, लेकिन जोड़ा बोल देगा तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाता है। कितने जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। जैसे कि 23 जोड़ा होता है तो 22 जोड़ा जो होता है नर एवं पुरुष का होता है। और ये समान ऑटो जो 22 जोड़ा होता है नर एवं पुरुष का होता है। और दोनों का क्या होता है? समान होता है, जो होता है समसूत्री विभाजन इसे हम लोग कहते हैं। और एक जोड़ा जो होता है वो जो होता है अर्धसूत्री होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री। जैसे कि जेंडर के अंतर होने पे क्या करता है उसको? जैसे कि माता पिता, एक माता में होता है एक सेक्स होता है। माता में क्या होता है? तो एक सेक्स होता है। और पिता में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। अगर एक्स जाएगा तो गर्ल्स होगा, और एक्स वाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी बॉयज होगा। क्या हो जाएगा? बॉयज यानी लड़का। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का खोज किसने किया था? तो कौनस वर्ग ने किया था? बोलेगा डीएनए का खोज किसने किया था? कौनस वर्ग ने किया था। और डबल हेक्सेल मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया था? वाटसन एंड क्रिक को 1962 ईस्वी में दिया गया था। बोलेगा वाटसन क्रिक को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1962 ईस्वी में दिया गया था। और ये जो है डीएनए वो क्या है? शर्करा है। डायऑक्सी राइबोज शर्करा है। क्या होता है? नाइट्रोजनिक क्षार जो होता है, नाइट्रोजनिक क्षार वो क्या होता है? तो नाइट्रोजनिक क्षार डीएनए और आरएनए, जैसे कि वो डीएनए में 4 नाइट्रोजनिक क्षार होता है। डीएनए में होता है, यहाँ पे लिखते हैं डीएनए में बोलेगा नाइट्रोजनिक क्षार क्या होता है? नाइट्रोजनिक क्षार जो होता है ये 4 होता है। जैसे कि होता है A G
टी सी। ए को क्या कहते हैं? तो ग्वानिन कहते हैं। टी ए और टी को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। और जी को क्या कहते हैं? ग्वानिन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? साइटोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसाइन कहते हैं। जैसे वो ए जी सुनते हैं परी के लिए क्या लेते आइएगा? टी सी लेते आइएगा। यानी ए जो है जी टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ बनाएगा और ये जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाता है। क्या होता है? ट्रिपल बंधन के साथ बनाता है। जैसे कि यहाँ पे डीएनए में जो होता है, यहाँ पे एडिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन और साइटोसिन आ जाता है। लेकिन वही आरएनए में बोल देगा तो यूरोसिल आ जाता है। आरएनए थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरोसिल आ जाता है। थायमिन की जगह पे क्या आता है? यूरोसिल आ जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे क्या हो जाता है? तो आरएनए और डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। और इसमें क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और इसमें राइबोज शर्करा होता है। इसमें बेस क्या होता है? एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन होता है। इसमें क्या होता है? ये बेस जो होता है इसमें क्या होता है? तो एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन होता है। और यहाँ पे साइटोसिन तो होता है, लेकिन यहाँ पे थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? इसमें यूरोसिल आ जाएगा। थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरोसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरोसिल आ जाएगा। यह मुख्यतः केंद्र जो डीएनए होता है यह मुख्यतः कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। यह क्या होता है? डीएनए जो होता है मुख्यतः कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। और आरएनए कहाँ होता है? तो आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आरएनए जो होता है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में